गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का फिर से वेलकम है इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है जीके बाई मयंक सर। दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हैं कृपया करके वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके अपने सफलता के पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। दोस्तों, हम लोग राजस्थानी इतिहास कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मध्यकालीन राजस्थान में राजस्व व्यवस्था। ठीक है। देखो, अगर बात की जाए राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या होता था, तो राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत होता था वो भूमि कर होता था। भूमि से जो राजस्व प्राप्त होता था वही राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था। ठीक है। तो पहली बात हमें क्या याद रखनी है कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत, राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या होता था? भूमि कर, या इसी को कह दिया जाता है भू राजस्व। ठीक है। तो ये राज्य की आय का मुख्य स्रोत होता था, इसीलिए हर राज्य ये कोशिश करता था कि ज्यादा से ज्यादा कृषि भूमि का विस्तार हो और ज्यादा से ज्यादा उसको टैक्स मिले। ठीक है। तो उस जमाने में जो टैक्स लिए जाते थे उन टैक्सों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे प्रमुख भूमि कर। प्रमुख भूमि कर कि उस जमाने में कौन कौन से भूमि कर प्रचलित थे। तो प्रमुख भूमि करों में पहला हो जाएगा उदग्र। जो पहला जो कर हो जाएगा उसका नाम हो जाएगा उदग्र कर। उदग्र क्या होता है? तो उदग्र जो होता था सबसे सिंपल तरह का भूमि कर होता था, जो कुल उपज का 1/6, 1/8 या 1/10 हुआ करता था। ठीक है। तो उदग्र कर में हमें क्या ध्यान रखना है कि यह साधारण भूमि कर होता था, जो कुल उपज का जो कुल उपज का 1/6, 1/8 या 1/10 भाग होता था। ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा कर जो हो गया उसे कहा जाता था ऊपरी कर या भोग। ऊपरी कर या भोग क्या होता था? तो देखो, ये खाली पड़ी जमीन होती थी। इस जमीन के ऊपर खाली पड़ी कृषि लायक जमीन होती थी, खेती कर सकते हैं जिस जमीन पर, तो इस जमीन पर कोई भी व्यक्ति खेती कर सकता था। ठीक है। लेकिन ऐसी जमीन पर जो लगने वाला टैक्स होता था वो उदग्र कर से ज्यादा होता था और उस टैक्स को ऊपरी कर या भोग कहा जाता था। ठीक है, समझ में आया? तो यह एक ऐसी भूमि होती थी, यह एक ऐसी भूमि होती थी जिस पर कोई भी व्यक्ति जिस पर कोई भी व्यक्ति खेती कर सकता था। ठीक है। इस पर लगने वाला कर, इस पर लगने वाला कर उदग्र से ज्यादा होता था, उदग्र से ज्यादा होता था। ठीक है। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अगला जो टैक्स है वो आपको ध्यान में रखना है हिरण्यक। हिरण्यक, हिरण्यक क्या होता था? तो देखो, भूमि कर का अगर नगद में भुगतान किया जाए, मुद्रा में भुगतान किया जाए तो उसे हिरण्यक कहा जाता था। और भूमि कर का कृषि उपज के रूप में भुगतान किया जाए तो उसे मेय कहा जाता था। ठीक है। तो इसके हिरण्यक के बाद में नेक्स्ट में ही आएगा। ठीक है। तो हिरण्यक क्या हो गया? तो हिरण्यक भूमि कर का नगद भुगतान, भूमि कर का नकद या मुद्रा में भुगतान। ठीक है। नगद या मुद्रा में अगर भुगतान किया गया है भूमि कर का तब तो वो कहलाता था हिरण्यक। और अगर भूमि कर का कृषि उपज के रूप में भुगतान किया गया है तो वो मेय कहलाता था। ठीक है। तो अगला हो गया मेय। मेय क्या हो गया? तो भूमि कर का
कृषि उपज के रूप में भुगतान, कृषि उपज के रूप में भुगतान, ये क्या कहलाता था? मेय कहलाता था। ठीक है, मेय के बाद में अगला जो 5th नंबर टैक्स है उसे कहा जाता है भोग। सब्जी, फल, दूध, दही, इन पर लगने वाले टैक्स को भोग कहा जाता था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट आएगा 5th नंबर पर भोग। भोग, भोग कौन सा कर होता था? तो फल, सब्जी, दूध, दही पर लगने वाला कर। ठीक है, ये क्या कहलाता था? भोग कहलाता था। भोग के बाद में नेक्स्ट जो कर आ रहा है उसका नाम है दंड। और दंड नामक कर किससे वसूला जाता था? तो दंड नामक कर एक तो अपराधियों से वसूला जाता था, या युद्ध होने पर जो पक्ष पराजित होता था उस पराजित पक्ष से वसूल किया जाता था। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया दंड। दंड क्या हो गया? तो अपराधियों तथा युद्ध में हारे हुए पक्ष से वसूल किया जाने वाला कर, वसूल किया जाने वाला कर क्या कहलाता था? दंड कहलाता था। ठीक है, दंड के बाद में नेक्स्ट जो कर आता है उसका नाम हमें मिलता है दान या शुल्क। नंबर 7 पे आ जाएगा दान या शुल्क। दान या शुल्क क्या होता था? तो आयात निर्यात से प्राप्त होने वाला कर। ठीक है, वस्तुओं के आयात और निर्यात से जो टैक्स प्राप्त होता था उसे दान या शुल्क कर कहा जाता था। आयात प्लस निर्यात से प्राप्त होने वाला कर। ठीक है, आयात निर्यात से जो हमें कर प्राप्त होता है वो क्या कहलाएगा? दान या शुल्क कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है आभाव्य कर। आभाव्य कर, आभाव्य कर क्या होता है? तो देखो, आभाव्य कर जो होता है ये छोटे छोटे कर होते थे जो अलग अलग चीजों पर लिए जाते थे। जैसे कंधक कर। कंधक कर क्या हो गया? कंधक कर वो हो गया कि कंधे पर उठाई जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं उन पर एक टैक्स लगता था, उसे कहा जाता था कंधक कर। ठीक है, तो अभाव्य कर कौन से हो गए? यह छोटे छोटे, यह छोटे छोटे कर होते थे, जैसे कंधक कर। जैसे कंधक कर। कंधक कर क्या हो गया? कंधे पर उठाई जाने वाली वस्तुओं पर कर। ठीक है, इसी को क्या कह दिया जाता है? कंधक कर कह दिया जाता है। ठीक है, कंधक कर के बाद में आपको ध्यान में रखना है मंडपिका कर। कंधक के बाद में जो अभाव्य कर है, अभाव्य कर के बाद में आपको ध्यान में रखना है मंडपिका। मंडपिका, मंडपिका कर। मंडपिका कर क्या है? तो मंडपिका कर जो है वो एक तरह से चुंगी कर हो जाएगा, टोल टैक्स हो जाएगा। चुंगी कर, या इसी को क्या कह देंगे? टोल टैक्स। ठीक है, सीमा शुल्क भी इसको कहा जा सकता है। नंबर 10 पर आपको ध्यान में रखना है वेणी। वेणी कर। वेणी कर क्या होता है? तो वनों पर लगने वाला कर। वनों पर लगने वाला कर, इसे क्या कहा जाता था? वेणी कर कहा जाता था। वेणी कर के अलावा 11 नंबर पे आपको ध्यान में रखना है खल भिक्षा। खल भिक्षा कर। खल भिक्षा कर क्या है? तो खल भिक्षा कर जो है वो धोबियों पर, नाइयों पर, कुम्हारों पर
छोटे शिल्पकारों पर लगाया जाता था। ठीक है, तो धोबी, नाई, कुम्हार आदि से वसूल किया जाने वाला कर। ठीक है, तो ये हो गए प्रमुख प्रकार के कर, प्रमुख प्रकार के भूमि कर या अलग अलग तरह के कर जो उस जमाने में मध्यकालीन राजस्थान में प्रचलित थे। तो इन 11 के 11 करों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इसी क्लास में, वो है भूमियों का वर्गीकरण। देखो, भूमियों का जो वर्गीकरण है वो दो तरीके से किया जाता है। एक तो देखो, भूमि का वर्गीकरण किया जाता है उपज के आधार पर। ठीक है, कृषि उपज के आधार पर भूमियों का वर्गीकरण किया जाता है, जैसे बंजर भूमि, प्रतिभूमि, वर्तमान प्रतिभूमि, पुरातन प्रतिभूमि, निवल बोया गया क्षेत्र। ठीक है, तो वो तो उपज के आधार पर किया जाता है। लेकिन हम इस टॉपिक में जो भूमियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वामित्व और प्रशासन के आधार पर। स्वामित्व व प्रशासन के आधार पर। देखो, जो उपज के आधार पर भूमियों का वर्गीकरण होता है उसका कुछ पोर्शन हम भूगोल में पढ़ते हैं और कुछ पोर्शन हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है यानी कि भारतीय इतिहास में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो राजस्थान इतिहास का वो टॉपिक नहीं है। हाँ, जो भूमियों का वर्गीकरण है उपज के आधार पर वो हम भूगोल में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जो पढ़ेंगे वो स्वामित्व और प्रशासन के आधार पर भूमियों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लगानी है भूमियों के प्रकार। किसके आधार पर? स्वामित्व और प्रशासन के आधार पर। नेक्स्ट टॉपिक हो गया भूमियों के प्रकार। भूमियों के प्रकार किसके आधार पर? स्वामित्व व प्रशासन के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व और प्रशासन के आधार पर भूमियों का प्रकार, नॉट उपज के आधार पर। ठीक है, स्वामित्व के आधार पर अगर भूमि की बात करें तो पहली भूमि आती है खालसा भूमि। खालसा भूमि, खालसा भूमि कौन सी होती थी? तो ऐसी भूमि जो सीधे राजा के अधीन होती थी वो भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। और इस भूमि से जो भी उपज, जो भी आय होती थी वो सीधी राजकोष में जमा करवाई जाती थी। ठीक है, तो खालसा भूमि कौन सी हो गई? ऐसी भूमि राजा के अधीन होती थी, राजा के अधीन होती थी। इस भूमि की उपज या आय सीधे राजकोष में जमा होती थी, सीधे राजकोष में जमा होती थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात की जाए दूसरी प्रकार की भूमि, तो दूसरी प्रकार की भूमि हो जाती है जागीर भूमियां। जागीर, जागीर क्या होती थी? तो ये वो भूमियां होती थी जो राजा के द्वारा अपने सामंतों और उच्च अधिकारियों को भेंट स्वरूप दी जाती थी। ठीक है, तो यह वह भूमि होती थी जो राजा द्वारा अपने सामंतों या उच्च अधिकारियों को भेंट स्वरूप दी जाती थी, भेंट स्वरूप दी जाती थी। ठीक है, नंबर थर्ड आपको ध्यान रखना है भौम भूमि। भौम भूमि, भौम भूमि कौन सी होती थी? तो ऐसी भूमि जो भौम उत्तराधिकारियों के अधीन हो। देखो, क्या होता था कि अगर कोई व्यक्ति राज्य के लिए अपना बलिदान दे देता था, ठीक है, तो राजा उससे खुश हो जाता था
राजा उसके परिवार को एक भूमि दे देता था। ऐसी भूमि क्या कहलाती थी? भौम भूमि कहलाती थी। ठीक है। और ऐसी भूमि पर जो भी अधिकार होते थे वो वंशानुगत अधिकार होते थे। ठीक है। यानी कि व्यक्ति के मरने के बाद में उसके जो वंश में आएंगे पुत्र पौत्र, उनको भी ये भूमि मिलती रहेगी, तो उनका भी इस भूमि पर स्वामित्व बना रहेगा। भौम भूमि और गरासिया भूमि, ये सारी जितनी भी है सब सरदार हैं। इनके बारे में मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। तो जस्ट इससे पीछे वाली जो क्लास है प्रशासनिक व्यवस्था वाली, आप देख सकते हो, उसमें भूमिये सरदार, गरासिया सरदार, इनके बारे में आपको एकदम क्लियर से पता चल जाएगा। ठीक है। तो भौम भूमि के बारे में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि यह भूमियों के अधिकार में थी, यह भूमियों के अधिकार में थी। ठीक है। भूमिये कौन होते थे? तो भाई जैसे कोई व्यक्ति ने राज्य के लिए बलिदान दिया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो उसके जो परिवारजन है उनको ऐसी भूमि दान में दे दी जाती थी। अब ये जो भूमि है ये वंशानुगत होती थी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी, तो इसी को क्या कहा गया? भौम भूमि कहा गया। भौम भूमि के बाद में नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है नंबर 4 पर शासन। शासन या माफी भूमि। शासन या माफी भूमि कौन सी होती थी? तो ऐसी भूमि की उपज का प्रयोग पुण्य कार्यों में किया जाता था। यानी कि ये एक पर्टिकुलर भूमि होती थी, यहां से जो भी इनकम होती थी उस इनकम का प्रयोग धार्मिक कार्यों में किया जाता था, जैसे मंदिर निर्माण आदि में किया जाता था। ठीक है। तो शासन या माफी भूमि कौन सी होगी? ऐसी भूमि की आय का उपयोग, ऐसी भूमि की आय का उपयोग दान कार्यों अथवा पुण्य कार्यों में किया जाता था, पुण्य कार्यों में किया जाता था, जैसे मंदिर निर्माण, जैसे मंदिर निर्माण कार्य। ठीक है। तो इसके अंदर ऐसी भूमि का प्रयोग किया जाता था, शासन या माफी भूमि का। पांचवी प्रकार की जो भूमि आती है उसका नाम है चारणोत भूमि। ठीक है। पशुओं के चारागाह के लिए जो भूमि छोड़ दी जाती थी उसे चारणोत भूमि कहा जाता था। और पंचकुल संस्थाएं, जो गांव की ग्राम पंचायतें कहलाती थी, पंचकुल संस्था पिछली क्लास में पढ़ाई है मैंने, तो पंचकुल संस्थाएं ऐसी भूमि पर नियंत्रण रखती थी। तो नंबर 5 पे आ जाएगी चारणोता भूमि। नंबर 5 पे कौन सी आ गई? चारणोता भूमि। चारणोता भूमि। चारणोता भूमि कौन सी हो गई? तो ऐसी भूमि पशुओं के चारागाह हेतु छोड़ दी जाती थी। इन पर पंचकुल संस्थाओं यानी कि ग्राम पंचायतों का नियंत्रण होता था, ग्राम पंचायतों का नियंत्रण होता था। ठीक है। अब बात करेंगे हम किसानों के प्रकार की। तो देखो, भूगोल के अंदर अगर हम पढ़ेंगे तो हमको अलग अलग तरह के किसान मिलेंगे भूमि के नाप के आधार पर। ठीक है। जैसे सीमांत किसान और अलग अलग हमको किसान देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम यहां बात करेंगे तो हमें मध्यकाल में दो ही तरह के किसान मिलेंगे, एक तो खुद कास्ट और एक पाही कास्ट। खुद कास्ट का मतलब हो गया ऐसे किसानदार जिनके पास खुद की जमीन हो, वो कहलाते थे खुद कास्ट। और पाही कास्ट वो किसान हो गए जिनके पास में खुद की जमीन न होकर दूसरी जमीन पर वो खेती का काम करते थे, वो कहलाते थे पाही कास्ट। ठीक है। तो खुद कास्ट और पाही कास्ट दो तरह के किसान हुआ करते थे। तो नेक्स्ट हमको हेडिंग लगानी है किसानों के प्रकार। तो नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी हमारे
किसानों या काश्तकारों के प्रकार। ठीक है, तो दो प्रकार के होते थे। पहले हो गए खुद काश्त, खुद काश्त। ठीक है, इनके पास स्वयं की जमीन होती थी। इन्हें बापीदार, इन्हें बापीदार किसान भी कहा जाता था। ठीक है, दूसरे तरह के जो किसान हो गए उनको कहा जाता था पाही काश्त। पाही काश्त, पाही काश्त कौन हो गए? इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी, इनके पास स्वयं की जमीन नहीं होती थी। ठीक है, दूसरों की जमीन पर, दूसरों की जमीन पर कृषि मजदूर का कार्य किया करते थे। ठीक है, खुद की जमीन नहीं होती थी, दूसरों की जमीन या तो किराए पर लेकर खेती करते थे या मजदूरी पर धाड़ी के ऊपर दूसरों की जमीन पर जाकर ये काम किया करते थे। तो ऐसे लोग क्या कहलाते थे? पाही काश्त कहलाते थे। ठीक है, और इनको जो खुद काश्त थे इन्हें बापीदार कहा जाता था और पाही काश्त को गैर बापीदार किसान भी कहा जाता था। तो एक बात और ध्यान में रख लेना कि इन्हें गैर बापीदार, गैर बापीदार किसान कहा जाता था। ठीक है, तो आज की क्लास में हम यहां तक लेंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो भू राजस्व की पद्धतियां हैं, जैसे लांता, कूंता, तो इस प्रकार की जो भू राजस्व की पद्धतियां हैं उनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तकरीबन 20-21 प्रकार की पद्धतियां हैं, ढंग से करना क्योंकि उसी में से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इस क्लास में उसको कराऊंगा तो क्लास लंबी चली जाएगी, कंफ्यूजिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को हम खत्म कर देंगे। अब ज्यादा से ज्यादा आप लोग पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा ये जो नोट्स आपको कराए गए हैं इनको रट्टा लगाइए, इसके बाहर कहीं नहीं जाना है, केवल आप इसी को पढ़ लीजिए। आपको अन्य किसी भी किताब की, पासबुक की, नोट्स की कोई जरूरत नहीं है। विश्वास कीजिए, बहुत से बच्चे इन नोट्स से पास हुए हैं और आप लोग भी पास होंगे, लेकिन इन नोट्स को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा याद कीजिए, रट्टा लगाइए, मेहनत कीजिए, अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और अपने कर्तव्य पथ पर ऐसे ही बढ़ते रहिए। ओके जी, बाय बाय।